हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। एमपीटेड वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के लिए ये क्लास हो रही है। विषय हिंदी और इसका इकाई जो चैप्टर है वो दूसरा है। इसमें आपने देखा होगा, अगर आपने सिलेबस देखा है तो, नहीं देखा है तो मेरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। सॉरी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। वहाँ पे जाके सिलेबस को आप चेकआउट कर लीजिए। तो सिलेबस में जो इसका पार्ट 2 है, चैप्टर 2 का संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन कारक क्रिया विशेषण एवं क्रिया विशेषण, तो इसके बारे में डिटेल्ड क्लास है। तो क्लास में बने रहिए और अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें क्या है कि संज्ञा से लेकर जो मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिए हैं वो डिटेल में उसके अगली जो क्लास लेंगे उसमें हम इस टॉपिक को, मतलब इस चैप्टर को पूरा कवर करा के फिर आपको एमसीक्यूज कराएंगे। तो इस तरह से आपकी तैयारी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो शुरू करते हैं। संज्ञा क्या होता है? तो संज्ञा मतलब इसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम को कहते हैं। ठीक है, ये वाली परिभाषा जो है आप बचपन से पढ़ते जरूर आ रहे होंगे और कई लोगों को पता होगा, पर इसमें डिटेल्ड में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एग्जाम है और 12th लेवल तक का इसमें आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो किस तरह से इनकी डिटेल भी लिखा हुआ है कि पहला जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यह संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को दर्शाती है। जैसे उदाहरण है राम, सीता, भारत, दिल्ली, ताजमहल या रामायण। ठीक है, और दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे यह संज्ञा किसी दूसरे वर्ग या जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराती है। और उदाहरण है जैसे कि लड़का, लड़की, नदी, पहाड़, शहर, देश, फूल और फल। ठीक है, तो ये क्या है? ये दर्शाता है आपको कि जातिवाचक संज्ञा किसी के बारे में, किसी जाति के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा। तो यह संज्ञा किसी गुण, दोष, भाव, अवस्था या विचार के नाम को दर्शाती है, जैसे कि खुशी, दुख, क्रोध, बचपन, जवानी, सुंदरता, ईमानदारी, मिठास। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है? भाववाचक संज्ञा होती है। फिर अगली आती है चौथी, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यह संज्ञा किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु के नाम को दर्शाती है, जैसे पानी, दूध, सोना, चांदी, लोहा, तेल, चावल, गेहूं। ठीक है, जिसको नापा तोला जा सकता है। ठीक है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। फिर पांचवी आती है समूहवाचक संज्ञा। तो यह संज्ञा किसी समूह या समुदाय के नाम को दर्शाती है, जैसे कि कक्षा हो गई, ये भी एक समूह है, सेना, भीड़, परिवार, गुच्छा या किसी जानवर का झुंड। ठीक है, तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा वहां पे हो जाएगी। अब देखते हैं अगला, सर्वनाम। तो सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वे शब्दों को संदर्भित करते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार के नाम की वजह उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी का नाम लेने की जगह वह बोल दिया या तुम बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह से वो सर्वनाम शब्द हो गए। जैसे उदाहरण दिए गए यहाँ पे, मैं, तुम, वह, यह, हम, आप, वे, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि। ठीक है, और एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, राम एक अच्छा लड़का है, वह हमेशा समय पर स्कूल जाता है। इस वाक्य में वह जो है, पहले राम उसका नाम लिया गया, फिर वह बोला गया, यानी कि वह जो है वो सर्वनाम है और राम की जगह प्रयोग हुआ है। फिर इसके बाद सर्वनाम के प्रकार पे पढ़ते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, इनको वर्गीकृत भी किया गया है। तो देखते हैं सर्वनामों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें कौन से शामिल हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें आता है मैं, तुम, वह। फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें आता है यह, तुम, यह, वह। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ। ठीक है, यानी कि कोई, कुछ, यानी कि अनिश्चय है, कोई निश्चित नहीं है। इसी प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं जो या सो। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कैसे, किस लिए। निजवाचक सर्वनाम में आप या अपना। ठीक है, तो यहाँ पे निजवाचक हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं कितने सर्वनाम हो गए यहाँ पे। इनकी जो है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 प्रकार के सर्वनाम का भेद है, 6 भेद हैं सर्वनामों के। तो यहाँ पे आप हो सके तो यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर डालना भूल गई हूँ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सर्वनामों का उपयोग भाषा को और अधिक संक्षिप्त और प्रभावी बनाने में मदद करता है और पुनरावृत्ति से बचने में भी मदद करता है।
आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। लिंग और वचन पे आते हैं, तो यहाँ पे हिंदी व्याकरण में लिंग और वचन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये दोनों संज्ञा सर्वनाम और विशेषण जैसे शब्दों के रूप निर्धारण में सहायक होते हैं। किसी शब्द से यह जानना कि वह पुरुष के लिए है या स्त्री के लिए, तो यह क्या कहलाता है, लिंग यानी जेंडर कहलाता है। इसी प्रकार किसी शब्द से यह ज्ञात होता है कि वह एक के प्रयोग लिए प्रयुक्त हुआ है या अनेक के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं, वचन। ठीक है, वचन कहलाता है। लिंग और वचन के सही प्रयोग से वाक्य शुद्ध और व्याकरणिक रूप से सही बनता है। ठीक है, इन दोनों का ज्ञान छात्रों को भाषा को बेहतर समझने और शुद्ध लेखन तथा बोलने में मदद करता है। अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं। लिंग मतलब जेंडर। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, जिस चिन्ह द्वारा यह जाना जाए कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति यानी स्त्री या पुरुष का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग के प्रकार देख लेते हैं। हिंदी भाषा में प्रमुखता दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे हाथी या राजा। स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे हथनी या रानी। ठीक है, इस तरह से कुछ यहाँ पे विशेष है। कुछ शब्द जो सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे मच्छर, खटमल, चीता, पशु पक्षी, बिच्छू, गेंडा आदि। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मक्खी, गिलहरी, मैना, तितली, मछली, कोयल आदि। तो इन शब्दों के स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग बनाने के लिए इनके पहले नर या मादा जोड़ दिया जाता है, जैसे मादा चीता, नर मक्खी, नर गिलहरी, मादा मच्छर आदि। ठीक है, तो इनको भी, इन शब्दों को भी याद रखना है। फिर आते हैं वचन। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, वचन के प्रकार देख लेते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक का पता चले, उसे वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन है। ठीक है, एक से अधिक बहुवचन हो गया, और एक ही है अकेला, तो वो एक वचन हो गया। फिर देखते हैं, हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं, एक वचन एवं बहुवचन। इसके बाद एक वचन से एक का बोध होता है, जैसे लड़की, तोता, दासी। बहुवचन से एक से ज्यादा का बोध होता है, जैसे लड़कियां, तोते या दासियां। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है कारक। ठीक है, इंग्लिश में जैसे केस कहते हैं। तो क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, उसे कारक कहते हैं, या संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया अथवा दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित होता है, उसे कारक कहते हैं। तो कारक के प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा कारक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो पहला है कर्ता। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं, जैसे बालक ने पत्र पढ़ा। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा, कर्म। तो क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं, जैसे माँ बच्चे को खाना खिला रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म कारक हो गया। फिर अगला है तीसरा, करण। करण है संज्ञा या सर्वनाम जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न होती है, उसे करण कारक कहते हैं, जैसे उसने पेंसिल से चित्र बनाया। किससे? पेंसिल से, तो करण कारक हो गया। फिर चौथा है संप्रदान। जिसके लिए क्रिया की जाती है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं, जैसे बाबू ने भिखारी को 10 रुपए दिए। तो किसके लिए क्रिया करेगी? भिखारी के लिए, तो वहां पे संप्रदान कारक हो गया। पांचवा है अपादान। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं, जैसे वह कल ही दिल्ली से लौटा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो गया, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो। ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया? अपादान कारक। छठवा है संबंधी। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द को संबंध कारक कहते हैं, जैसे मोहन के भाई को भेज दो। तो यहाँ पे संबंध हो गया किसके? मोहन के भाई को। फिर सातवां है अधिकरण। क्रिया होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है, जैसे सिंह वन में रहता है। किसमें? अधिकरण में, यहाँ पे वन में रहता है। तो यहाँ पे स्थान हो गया, उसका काल हो गया, कहाँ रहता है, समय, मतलब स्थान और समय को बताए, अधिकरण कारक होता है। आठवां है संबोधन। संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारा, बुलाया, सुनाया, सावधान किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं, जैसे अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे। तो यहाँ पे क्या हो गया? संबोधन कारक हो गया। अब यहाँ पे कुछ काल की विभक्तियां दी, कारक और विभक्तियां दी हैं, जिनको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, वास्ते, अपाजान से, संबंध का की के, रा री रे, अधिकरण में पे पर। ठीक है, संबोधन हे अरे आजी। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में
बना सकते हैं। यहाँ पे विभक्ति भी दे रखे हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो है हमारा कारक खत्म होते हैं, फिर आता है अगला क्रिया। तो क्रिया का अर्थ है काम, कार्य या क्रिया। यह वह शब्द है जो किसी वाक्य में किसी कार्य, घटना या स्थिति को बोध कराता है। इसे अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है। उदाहरण के लिए खाना, पीना, जाना, लिखना, पढ़ना आदि सभी क्रियाएं हैं। ठीक है, तो क्रिया के भी कुछ प्रमुख बिंदु हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं। परिभाषा है पहले तो, क्रिया वह शब्द है जो किसी काम के होने या करने का बोध कराता है। महत्व तो क्या है, क्रिया वाक्य का एक अनिवार्य हिस्सा है, इसके बिना वाक्य अधूरा होता है। फिर उदाहरण दिया गया है यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि राम खाता है, सीता सोती है, बच्चे खेलते हैं। क्रिया के भेद होते हैं, क्रिया के कई भेद होते हैं, जैसे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया आदि। फिर यहाँ देखते हैं कर्ता। तो क्रिया को करने वाला व्यक्ति या वस्तु कर्ता कहलाता है। ठीक है, व्यक्ति या वस्तु जो है वो क्रिया को कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, कर्ता। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विशेषण। तो विशेषण क्या है, हिंदी व्याकरण में वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे कि गुण, दोष, संख्या या परिणाम, प्रमाण। दूसरे शब्दों में विशेषण वो शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम को और अधिक विशिष्ट बनाते हैं, यानी कि उन्हें विशेष बताते हैं। उदाहरण है यहाँ पे काला, तो काला का हो गया कुत्ता, जो काला शब्द कुत्ते की विशेषता बता रहा है। फिर सुंदर लड़की, तो सुंदर लड़की, सुंदर शब्द लड़की की विशेषता बता रहा है। फिर पांच आम, पांच आम, आम की जो शब्द है पांच, वो आम की संख्या बता रहा है। फिर अगला उदाहरण है थोड़ा दूध, थोड़ा शब्द दूध की मात्रा बता रहा है। फिर देखते हैं विशेषणों के मुख्य भेद होते हैं। ठीक है, तो भेदों के आधार पे इनका गुणवाचक विशेषण पहला हो गया, ये किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, आकार आदि बताते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, ये किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थान की संख्या बताते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, ये किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण बताते हैं। ठीक है, फिर चौथा हो गया सार्वनामिक विशेषण, ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताते हैं। संक्षेप में विशेषण वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम को और अधिक विस्तृत और विशिष्ट बनाते हैं, जिससे वाक्य अधिक स्पष्ट और प्रभावी हो जाता है। तो सार्वनाम जो विशेषण होते हैं वो चार प्रकार के भेद होते हैं उनमें। ठीक है, मुख्य भेद चार होते हैं। फिर अगला है टॉपिक हमारा क्रिया विशेषण। ठीक है, अभी हमने क्रिया और विशेषण अलग अलग पढ़े हैं, पर साथ में क्रिया और विशेषण भी होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। क्रिया विशेषण, जिसे हम एडवर्ब कहते हैं, एक ऐसा शब्द है जो क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। यह बताता है कि कोई कार्य कैसे, कब, कहाँ और किस मात्रा में किया गया है। संक्षेप में क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे कि वह तेजी से दौड़ता है। यहाँ तेजी से क्रिया दौड़ता है की विशेषता बता रहा है। ठीक है, दौड़ना क्रिया हो गई और तेजी से उसकी विशेषता हो गई, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण दोनों हो गए। विशेषण की विशेषता बताता है, जैसे वह बहुत सुंदर है, तो यहाँ बहुत जो है विशेषण सुंदर की विशेषता बता रहा है। अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, जैसे वह बहुत धीरे चलता है, तो यहाँ बहुत क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता बता रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रिया विशेषण के कुछ सामान्य प्रकार हैं या भेद कह सकते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो यह बताता है कि क्रिया कैसे की गई है, जैसे धीरे, तेजी से या ध्यान से। कालवाचक क्रिया विशेषण, यह बताता है कि क्रिया कब की गई है, जैसे कल, आज, सुबह या शाम। ठीक है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। फिर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो यह बताता है क्रिया कहाँ की गई है, जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यह बताता है कि क्रिया कितनी मात्रा में की गई है, जैसे बहुत, थोड़ा या अधिक। ठीक है, तो इस तरह से चार तरह के क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। उदाहरण है वह धीरे धीरे चल रहा है, तो रीतिवाचक विशेषण हो गया मैं कल जाऊंगा। कालवाचक हो गया वह ऊपर बैठा है। स्थानवाचक हो गया उसने बहुत खाया। परिमाणवाचक हो गया। तो ये एग्जाम्पल थे, और यहीं पे हमारी आज की क्लास फिनिश होती है। इसके आगे का जो अगला पार्ट मैं लेकर आऊंगी इसी चैप्टर का। ठीक है, तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। आपको फिर इसके बाद हम एमसीक्यूज के माध्यम से आपको थोड़ी सी तैयारी भी करवाएंगे इस टॉपिक के फिनिश होने के बाद। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।